नाउ लेट अस लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। तो अगर आप वर्किंग कैपिटल जो है प्रॉपर नहीं है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ सकता है वो क्या क्या, लेट अस लुक एट देम। तो पहली चीज तो ये होगी कि आप प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायर्ड है वो नहीं है। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू यूटिलाइज द प्रोडक्शन कैपेसिटी फुली। सेकेंड थिंग इज कि कंपनी जो है वो कैश डिस्काउंट फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो आप कैश के ऊपर सामान नहीं ले पाएंगे, ठीक है, एंड आपको क्रेडिट के ऊपर सामान लेना पड़ेगा। कई बार क्या रहता है कि बहुत से ऐसे वेंडर होते हैं जो आपको अगर आप कैश में सामान लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो बेनिफिट है यहां पर कंपनी नहीं ले पाएगी। थर्ड, इट सेज अ कंपनी मे नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको कोई एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिटेबल यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है एक्सपेंशन के लिए, तो भी आप उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। फोर्थ, इट सेज अ कंपनी मे नॉट इंक्रीज इट्स कैश सेल्स। कंपनी जो है शायद अपनी कैश सेल्स को इंक्रीज नहीं कर पाएगी एंड मे हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट एक्टिविटीज टू क्रेडिट सेल्स ओनली। तो अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है प्रॉपर तो मे भी हो सकता है कि आपको कैश सेल्स आपकी इंक्रीज ना हो पाए एंड आपकी जो है एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो जाए टू क्रेडिट सेल्स। फिफ्थ, इट सेज अ कंपनी मे हैव टू बोरो फंड्स एट एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। अब आपके पास प्रॉपर वर्किंग कैपिटल नहीं है लेकिन काम तो चलाना है, तो आपको बाहर से लोन लेना पड़ सकता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आप एक बार बाहर से लोन लेंगे ज्यादा रेट इंटरेस्ट के ऊपर तो आप उस विशियस साइकिल में फंस जाएंगे एंड हो सकता है दैट विल लीड यू टू द बैंक्रप्सी। नेक्स्ट इट सेज लो लिक्विडिटी वुड पॉजिटिवली थ्रेटन द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। सीधी सी बात है, अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो सॉल्वेंसी के ऊपर आपकी शक उठता है, बिजनेस की जो क्रेडिट वर्दीनेस है कंपनी की वो खत्म हो जाती है क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। हो सकता है कि आप अपने जो इंस्टॉलमेंट्स हैं एंड जो आपके इंटरेस्ट है उसे भी प्रॉपरली पे ना कर पाए, अपने क्रेडिटर्स को पैसे पे ना कर पाए, जिसके कारण आपकी रेपुटेशन रिस्क भी बना रहता है। तो क्रेडिट वर्दीनेस जो है कंपनी की वो खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी लिक्विडिटी नहीं है। फर्दर आपकी ऑपरेशंस की जो इनएफिशिएंसी है वो भी सामने आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप अपने डे टू डे जो कमिटमेंट्स हैं उनको ही नहीं फुलफिल कर पाएंगे तो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी जो है वो भी निकल के सामने आ जाती है। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं है तो जो आपके फिक्स्ड एसेट्स है, लाइकवाइज जो आपकी मशीनरी है, आप उसको प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे एंड आपके इसके साथ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर बुरी तरह से इंपैक्ट पड़ेगा। एंड साथ के साथ जो आपकी ग्रोथ है एक जगह पर आकर स्टैग्नेट हो जाती है, आप फर्दर इंक्रीज नहीं हो पाएंगे। तो फर्म्स के लिए प्रोजेक्शन देना प्रॉफिट के लिए वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल जो है फंड्स का प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। एंड नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू, कि फर्म अपनी रेपुटेशन भी खो सकती है अगर आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एंड फर्दर हो सकता है कि जो वेंडर आपको पहले उधार पर सामान दे रहे थे, क्रेडिट पर सामान दे रहे थे, फर्दर वो भी आपको क्रेडिट पर सामान ना दें। तो एक चीज जो है वो दूसरी चीज को लेकर चलती है एंड दैट कैन लेट की कंपनी जो है वो बैंक्रप्सी की तरफ मूव ऑन कर रही है अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की तरफ प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जाता। अगर वर्किंग कैपिटल आपके पास कम होने के नुकसान है तो यहां पर एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल के भी नुकसान है। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा है तो हो सकता है कि आप प्रोडक्शन लाइन को वैसे ही चलाते रहे, आपका सेल्स नहीं हो रही है लेकिन आप जो सामान है इन्वेंट्रीज है वो इकट्ठा करते रह जा रहे हैं। तो इससे क्या हो सकता है, आपकी एक्युमुलेशन हो सकती है, तो इन्वेंट्री मिस हैंडलिंग हो सकती है, वेस्ट हो सकती है, थेफ्ट का चांसेस बन जाता है, लॉसेस जो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किस कारण से होगा, अगर आपके पास एक्सेस वर्किंग कैपिटल है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल है तो आप सिर्फ उस चीज के ऊपर खर्चा करेंगे जो एक्चुअल में होना चाहिए। एंड साथ ही साथ ये इंडिकेशन है रिगार्डिंग द डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि अगर आपके पास सरप्लस वर्किंग कैपिटल आप उसको इस्तेमाल नहीं करें तो इसका मतलब है कि क्रेडिट पॉलिसी जिसको अपनाया गया है वो डिफेक्टिव है एंड जो स्लैक कलेक्शन पीरियड है उसको इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इससे क्या चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं बैड डेब्ट होने के, जो एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है आपके प्रॉफिट को। कहने का मतलब है कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी जो है वो डिफेक्टिव हो सकती है। डिफेक्टिव होगी तो आपके जो आपने पैसा उधार पर दिया हुआ है तो कलेक्शन में उसके कलेक्शन पीरियड जो है वो कम हो सकता है। अगर कलेक्शन पीरियड खत्म होगा, कम होगा, तो जो पैसा आपने उधारा दिया है वो वापस नहीं आ रहा है, तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके जो आपने क्रेडिट एक्सटेंड किया है फर्दर अपने मार्केट में, ट्रेडिंग में, वो खराब हो सकता है, जिससे आपके जो प्रॉफिट है वो फर्दर खराब हो सकते हैं। एंड ये जो एक्सेस वर्किंग कैपिटल है कई बार ये मैनेजमेंट को सेल्फ सेटिस्फाइड बना देता है, विच
डीजनरेट्स इनटू द मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, जो कि मैनेजरियल इनसफिशिएंसी के बारे में बताता है। एंड अगर आप इन्वेंट्रीज को इकट्ठा करते रहते हैं तो उससे आप क्या कहते हैं कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं ग्रो होंगे, जिसके साथ ये हो सकता है कि आप अपनी डिविडेंड जो पॉलिसी है उसको और ज़्यादा लिबरल कर दें, लेकिन आप उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपने अपने स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स के साथ मार्केट से ज़्यादा पैसा उठा लिया आपने ग्रो करने के लिए, लेकिन आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वह फजूल में पड़ी है, यानी कि किसी तरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा उसका। ठीक है, तो वो जो डिविडेंड पॉलिसी आपने बनाई है वो लिबरल है, यानी कि आपको डिविडेंड तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाएंगे जब आप स्पेकुलेशन जो प्रॉफिट्स का था उसके ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपके जो प्रॉफिट थे वो आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन आपके पास क्या है, रिडंडेंट आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है जिसे आप सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो ये कुछ डेंजर्स हैं ऑफ एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल। नाउ लेट अस लुक एट द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो रिकमेंडेशंस थी उनको फॉलो करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन गाइडलाइंस को फ्रेम किया है कि वर्किंग कैपिटल जो है इस इंडस्ट्री को भी दी जाएगी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो इंडस्ट्री है उनको भी वर्किंग कैपिटल का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस कितने दी थी, नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने। तो बैंक्स को यहाँ पर फ्री रखा गया है, यानी कि उनको पूरी लिबर्टी दी गई है, आज़ादी दी गई है कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं इन गाइडलाइंस को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। एंड कुछ एक गाइडलाइंस जो दी गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डेट आर कि जो बैंक हैं वो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो देंगे ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देंगे, यानी कि जो प्रमोटर्स का ग्रुप है, प्रमोटर ग्रुप एफिलिएशन है, उसको देखते हुए, मैनेजमेंट की कंपोजिशन को देखते हुए, उनके वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए वो उन्हें वर्किंग कैपिटल जो है एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, सैंक्शन के टाइम पर इन चीज़ों को देखा जाएगा। एंड जहां पर जिन केसेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है बोरोर्स की वो 2 करोड़ रुपए तक है, वहां पर जो असेसमेंट की जाएगी डेट विल बी बेसिस ऑन द टर्नओवर, यानी कि जो आपकी प्रोजेक्टेड टर्नओवर रहेगी उसका 20% तक आप उनको वर्किंग कैपिटल दे पाएंगे। लेकिन दूसरे केसेस में जो वर्किंग कैपिटल उनको दी जाएगी डेट विल बी बेस्ड अपॉन द मंथली कैश बजट सिस्टम। तो उस केस में क्या रहेगा, मंथली कैश बजट सिस्टम के बेस पर उन्हें जो वर्किंग कैपिटल है वो प्रोवाइड की जा सकती है बैंक्स के द्वारा। एंड जो बोरोअर्स ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑफ 10 करोड़ या अबव है उससे, तो उस केस में जो बैंकिंग सिस्टम की गाइडलाइंस है लोन के रिगार्डिंग वो एप्लीकेबल रहेंगे। एंड बैंक इस केस में बैंक्स को फ्रीडम दी गई है कि वो जो भी रीजनेबल अमाउंट है वो प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन की तरफ से कंसीडर कर सकते हैं एज मार्जिन, यानी कि जो प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन है उसे मार्जिन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। एंड उसकी रीजनेबिलिटी जो है वो बैंक्स खुद सेट करेंगे कि कितना मार्जिन सेट करना है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 2 करोड़ की जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है उसको तो असेस किया जाएगा एज पर द प्रोजेक्टेड टर्नओवर से। ठीक है, एंड जो उससे ज़्यादा है तो उसके केस में क्या रहेगा, जो बोरोअर है उसे मंथली कैश बजट सिस्टम के हिसाब से आप जो वर्किंग कैपिटल सेट करेंगे। ओके, एंड साथ ही साथ जहां पर भी सूटेबिलिटी बनती है, जहां पर भी रिक्वायर्ड है, या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी जब भी अवेलेबल है तो बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी ले सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड चार्ज क्रिएट किया जा सकता है करंट एसेट्स के ऊपर अगर वो अवेलेबल है। इसी तरह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया है जनरल कैटेगरी के लिए वो यहां पर लिया जा सकता है। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जो प्री शिपमेंट केस में या फिर पोस्ट शिपमेंट केसेस में हो सकता है, वो यहां पर लिया जा सकता है। एंड फर्दर बैंक पर्टिकुलरली इस तरह के एडवांसेस के लिए, यानी कि जो आईटी को या फिर सर्विस रिलेटेड जो सेक्टर है, कंप्यूटराइजेशन का सेक्टर है, सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है, यहां पर खुद से डिजाइन की, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो अप्रूव्ड जो पॉलिसी है उसे रख सकता है। एंड बैंक को साथ के साथ क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है कैश फ्लोज की वो भी लेने की पूरी इजाजत है यहां पर, एंड ताकि वो जो ऑपरेशंस है उनको मॉनिटर कर पाए। एंड कैश फ्लोज की स्टेटमेंट कहां पर लेनी होती है, जहां पर आपके पास जो अमाउंट है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, वहां पर ही आप मंथली कैश बजट के बेसिस पर आप वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं ना बैंक। ठीक है, यहाँ पर सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है या फिर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग सर्विसेज उस केस में